हॅलो फ्रेंड्स, मी आम्रपाली गजानन तुरुकमानी खिल्लारे घेऊन येत आहे माझ्या वाचनप्रेमी या युट्यूब चॅनलवरती गलती किसकी या पुस्तकातली 40वी कहाणी दोस्ती के आड़ में हुआ राणी के साथ खिलवाड़। जर तुम्ही माझे मागील व्हिडिओ बघितले नसतील तर त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र 16 साल है। मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में रहती हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पिता की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मेरा बड़ा भाई और माँ घर के खर्चे जुटाने के लिए नौकरी करते हैं। मेरी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई अभी भी इस पेशोपेश में है कि वो आगे पढ़ना चाहते या नहीं। मैं तो 5वीं कक्षा पास करने के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। पिताजी की मृत्यु के बाद हमारा परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। मेरी माँ ने मुझे सलाह दी कि मैं कोई भी नौकरी ढूंढ लूं। हमारे घर के पास एक फैक्ट्री है जिनमें लगभग 200 लड़कियां काम करती है। कुछ दिनों फैक्ट्री में ट्रेनिंग करने के बाद मेरी नौकरी लग गई। मुझे स्थायी कर दिया गया। फैक्ट्री में काम करने वाली सुनीता नाम की 19-20 साल की लड़की मेरी सहेली बन गई। वह हमारे घर के नजदीक ही रहती थी। कई बार शाम को हम दोनों साथ साथ घर ही वापस जाती थी। एक सुबह उसने अपने भाई प्रकाश से मेरा परिचय करवाया। प्रकाश अपनी बहन से रोजाना फैक्ट्री छोड़ने आता था। सुनीता ने कहा कि रानी, तुम मेरे भाई से दोस्ती बढ़ाओ क्योंकि वह तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहता है। उस समय मैं सुनीता का आशय अच्छी तरह से समझ नहीं सकी। मैंने सोचा, क्या अभी हम दोस्त नहीं हैं? लेकिन शायद कुछ हलकों में दोस्ती का कुछ और ही अर्थ होता है, जिसका पता मुझे अब चल गया है। मैं भी प्रकाश को अच्छी तरह से जानना चाहती थी। मैंने प्रकाश और सुनीता के साथ काम पर जाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद मैं और प्रकाश सुनीता अलग अलग होकर काम पर जाने लगे। दोस्ती की दुनिया की यह हिस्सा मैंने पहले नहीं देखा था। मैंने सोचा कि हर जवान लड़की की जिंदगी में यह सब जरूर होता होगा। एक दिन उसने मेरे प्रति अपना प्यार का इजहार किया। मैं सहम कर उससे दूर खड़ी हो गई। मैंने प्यार मोहब्बत से बिल्कुल अनजान थी। बड़ी मुश्किल से मैंने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। सुनीता ने मुझे प्रकाश का दृष्टिकोण समझाने की कोशिश की और कामयाब हो गई। उसने प्रकाश के साथ मेल जोल बढ़ाने और वक्त गुजारने के लिए मुझे राजी कर लिया। हमारी राहें आसान बनाने के लिए सुनीता ने मेरे घर आना शुरू कर दिया और जल्दी उसका भाई हमारे परिवार के साथ घुल मिल गया। हर शाम जब भी मैं प्रकाश के साथ होती, वो मुझे 10 रुपये रोज देता और कहता कि मैं काम पर जाने की बजाय उसके साथ समय बिताओ। मेरे सवाल करने पर वह कहता कि मुझे मेरे वेतन का समान पैसा दे देगा ताकि मेरी माँ को संदेह न हो। जब भी मुझे मौका मिलता, मैं फैक्ट्री से गैर हाजिर हो जाती। मैं जानती थी कि इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा था। जिस दिन मैं काम पर न जाती, फैक्ट्री वाले उस दिन मेरा वेतन काट लेते, लेकिन मेरी माँ को मेरी पूरी तनख्वाह मिलती क्योंकि कटे हुए वेतन की भरपाई प्रकाश कर देता था। याद रहे कि वो मुझे रोजाना 10 रुपये ही देता था। एक दिन अप्रत्याशित घटना घट गई। मेरे चाचा अचानक बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। मेरी माँ ने सारा दिन अस्पताल में बिताया। प्रकाश ने मेरी माँ से कहा कि आंटी, रात को अस्पताल में मैं रुक जाऊंगा, आप आराम कर ले। उधर सुनीता ने माँ से इस बात की इजाजत ले ली कि मैं रात को उसके घर रह जाऊं। अपने घर पर सुनीता ने हमारे लिए खाना बनाया और हम सब ने मिलकर एक साथ भोजन किया। बहरहाल खाना खाने के बाद मुझे कुछ बेचैनी महसूस हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। सुनीता ने मुझसे कहा कि मैं थकी हूँ, इसलिए कपड़े बदल कर सो जाओ। थोड़ी ही देर में मैं निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। रात भर मेरे साथ क्या होता रहा। सुबह होश आने पर प्रकाश को अपने पास लेटा हुआ पाया। बिस्तर से उठने पर मेरा शरीर बुरी तरह टूट रहा था। मेरे जंजांग के रक्तस्राव हो रहा था। मेरे साथ सारी रात बलात्कार किया गया था और इसी नीयत से मुझे खाने में नशा दिया गया था। मैं बिस्तर से उठकर फौरन सुनीता के पास गई। वह रसोई में खाना बना रही थी। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब मैंने उसकी अपनी व्यथा बताई तो उसने कहा कि यह मेरा भ्रम है।
सुनीता ने बताया कि उसका भाई अभी अस्पताल से लौटा है और घर में कुछ इंतजाम न होने के कारण तुम्हारे बगल में लेट गया है। रक्तस्राव के बारे में उसने कहा तो हो सकता है तुम्हारा मासिक धर्म समय पूर्व हो गया हो। प्रकाश सोकर उठा तो तैयार होकर फौरन ऑफिस चला गया। मैं शर्म के मारे उससे कुछ पूछ नहीं सकी। हालांकि मेरे साथ जो कुछ हुआ था मैं अच्छी तरह से जानती, फिर भी डर के मारे कुछ कह नहीं सकी। मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद मैं दोबारा काम पर गई तो मेरे सामने अजीब स्थिति पैदा हो गई। सुनीता ने मुझसे पूछा कि मैं प्रकाश से क्यों नहीं मिलती। उसने कहा कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि आजकल की लड़कियां के लिए यह सामान्य बात है। न चाहते हुए भी मैं प्रकाश की सोबत में दोबारा चली गई। इस बार मेरा इरादा उससे कुछ वचन लेने का था। मैंने सोचा अगर मैं उसके साथ शादी कर लूंगी तो मेरा कलंक धुल जाएगा। मेरे शादी के प्रस्ताव पर उसने कुछ शर्तों के साथ रजामंदी जाहिर की। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ से अलग रहूं। माँ से दूर रहने के कारण मुझे हर चीज के लिए प्रकाश पर निर्भर रहना पड़ता था। उसके साथ रहने के कारण उसने मेरे जिस्म को खूब खिलवाड़ किया। कई बार मैं सोचती थी कि अगर इनसे शादी से इनकार कर दिया तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक दिन प्रकाश ने मुझसे कहा कि मैं घर जाने की बजाय उसकी किसी दोस्त के यहाँ चली जाऊं। मैं समझ नहीं सकी आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। बहरहाल बिना कोई सवाल किए मैंने उसकी बात मान ली। रात को घर न लौटने पर मेरी माँ ने पुलिस में शिकायत कर दी। मेरी माँ की प्रार्थना पर पुलिस ने प्रकाश को थाने बुलाया। प्रकाश ने थाने पर मेरे बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि उसने अगले दिन मुझे लेने आने का वादा किया था, लेकिन आया नहीं। अंततः जब मैं स्वयं उससे मिलने गई तो मुझे लेकर वो थाने गया। उसने मुझे थाने में झूठा बयान देने को कहा। उसकी भद्दी सलाह मानते हुए मैंने बयान दिया कि मैं अपनी माँ की वजह से घर से भाग गई थी। बहरहाल कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मैं घर वापस आ गई। किसी की सलाह पर मैं नवज्योति द्वारा संचालित परिवार सलाह केंद्र की सलाहकार से मिली। इससे पहले मैंने किसी के सामने अपनी दास्तान बयान नहीं की थी। सलाहकार के बार बार सुरक्षा के आश्वासन देने के बाद मैंने सारी बातें बता दी। उन्होंने मेरे साथ न केवल हमदर्दी जताई बल्कि पुलिस जांच कराने का भी भरोसा दिलाया। सलाहकार की कोशिशों के बाद मैंने प्रकाश की असलियत जानी। उसे जब सलाह केंद्र पर बुलाया गया तो उसने मेरी मौजूदगी में ही मेरे साथ कोई रिश्ता न होने की बात कही। इसके अलावा उसने मुझे और मेरी माँ के बारे में अपशब्द भी कहा। मैंने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ दिया। मुझे मूर्ख बना गया था। मैं हैरान हूँ कि मुझ जैसी परिस्थिति में रहने वाली लड़कियों के साथ यह सब कुछ हो रहा था। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी है? घर या स्कूल में शिक्षा न पाने वाली लड़कियों को बड़े पैमाने पर चोट पहुंचाई जा सकती है। लड़कियों की मासूमियत और शारीरिक शोषण के बारे में उनकी अज्ञानता का लाभ उठाते हुए पुरुष उनका शोषण करते हैं। इसलिए सावधान रहिए।